हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुप्त एम्पायर जो है उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर जो है गुप्त साम्राज्य का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, मतलब कि गुप्त एम्पायर की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी सारे जितने शासक हैं उनके बारे में, उसके बाद गुप्तकालीन जितने कवि हैं उनके बारे में, चित्रकलाएं बताएंगे और विज्ञान, मंदिर, साहित्य। और जो गुप्त साम्राज्य है इसको गोल्डन एरा कहा जाता है ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है ये भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा गुप्त साम्राज्य है ये इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है 319 से 550 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे 320 से लेकर 550 ईस्वी लिखा है। आप 320 वाला टिक कीजिएगा अगर आपको आएगा तो। दोनों एक साथ कभी आते हैं ऐसा, वैसे दोनों में से एक ही आता है। ठीक है, तो 320 टू 550 ईस्वी। अगर ये नहीं दिया होगा तो 319 से लेकर 550 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड जो है आपने बताना है। ठीक है, इसे गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कह लीजिए, स्वर्ण काल कह लीजिए। ठीक है, तो इसे भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल की चित्रकलाएं, विज्ञान, मंदिर, साहित्य, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति जितने भी हैं वो अलग अलग तरह की, उन सब के कारण जो है इनको गोल्डन एरा कहा जाता है। साथ ही इसे गोल्डन एरा कहने का एक और भी वजह है जिसकी वजह से जो है इसको गोल्डन एरा का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम इनके शासकों के बारे में बात करेंगे। ठीक, और शासकों के बाद हम आगे इनके कवियों के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले गुप्त काल के जो पहले जो हमारे शासक जो बताए जाते हैं वो श्री गुप्त माने जाते हैं। पहले शासक जो हैं गुप्त काल के वो श्री गुप्त कहा जाता है। श्री गुप्त के नाम से ही उनका जो है इस काल का नाम पड़ा है। ठीक है, श्री गुप्त नाम है इनका और इसी के नाम से जो है इसका जो वंश का नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये प्रथम शासक माने जाते हैं श्री गुप्त। ये कुषाणों के जो थे सामंत थे। ठीक है, सामंत थे कुषाण। पहले हमने बात की थी ना, वो विदेशी जो शासक बताए थे हमने, विदेशी जो बताए थे। ठीक है, उसमें कुषाण एंड में हमने पढ़ा था, कुषाण वंश पढ़ा था उसमें एंड में। ठीक है, जिसमें कनिष्क थे। तो उसमें क्या होता है, ये सामंत का काम करते होते हैं लेकिन ये खुद ही अपना एक अलग से साम्राज्य बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अलग से साम्राज्य बनाना शुरू कर देते हैं जिसके कारण के इनका अलग साम्राज्य बन जाता है, एक अलग वंश बनाना शुरू कर देते हैं। और ये नींव किसने रखी थी? श्री गुप्त जी ने रखी थी। लेकिन ये इनको जो है गुप्त काल का प्रथम संस्थापक जरूर कहा जाता है, लेकिन इस काल का जो है वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है, जो वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है इस काल का, वो श्री गुप्त को नहीं माना जाता है वास्तविक संस्थापक। इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। ठीक है, इसके शासनकाल के बाद जो है इसको जो है ज़्यादा हम कहते हैं कि ज़्यादा इसका ये जब ये शासन करता है, चंद्रगुप्त प्रथम शासन करता है तो बहुत सारी चीज़ों को सुधारता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो जिसकी वजह से इसको वास्तविक शासक जो है माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछें कि गुप्त काल का जो है प्रथम कौन है शासक, तो श्री गुप्त का नाम लेंगे आप, जो संस्थापक प्रथम हैं जिन्होंने नींव रखी। लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है बारी बारी से इन सब के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो फेमस हुए थे, जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय
थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही स्कंदगुप्त हो गया और कुमारगुप्त हो गया। बाकी ये जो है इन्होंने इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी दिखाई नहीं गई थी, तो इन 4-5 के बारे में जो है ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं श्रीगुप्त से। ठीक है, तो श्रीगुप्त क्या थे, कुषाणों के यहाँ एक सामंत के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर अपने वंश का एक अलग साम्राज्य जो है बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो श्रीगुप्त को इसका संस्थापक जो है पहला माना जाता है श्रीगुप्त को, और इन्हीं के नाम से जो है गुप्त वंश का नामकरण हुआ था। इनकी राजधानी जो थी, उन्होंने जो राजधानी रखी थी वो थी अयोध्या। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी, अयोध्या। ठीक है, और इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। ठीक, इनको क्या कहा गया है साथ में, आदि पुरुष। आदि पुरुष भी इनको कहा गया है। ठीक, तो श्रीगुप्त का जो संस्थापक बना था, जो शासक बना था इस साम्राज्य का आगे, वो थे घटोत्कच। घटोत्कच ये नाम याद रखना है। ठीक है, घटोत्कच जो है श्रीगुप्त के पुत्र थे। ये आगे क्या हुआ, इन्होंने शासन को संभाला आगे। बस इनके बारे में आपने ये याद रखना है, यही चीज़ें। अगली जो स्टोरी शुरू होगी वो चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट होगी। तो श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच बने थे, जो है साम्राज्य के जो शासक बने थे। इसके बाद जो है इसके बाद जो है हमें जो है इस काल की जानकारी जो है वो किससे प्राप्त होती है। हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं। पता होता है कि हमें कोई ना कोई सोर्सेज मिले होंगे जिसकी वजह से हमें एंशिएंट यानी गुप्त एम्पायर के बारे में पता चला था। ठीक है, कि इसको स्वर्ण युग कहा गया। तो इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी जिसके कारण हमें पता चला होगा कि उस काल में जो है चित्रकलाएँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मंदिर बहुत अच्छे थे, साहित्य बहुत अपने आप में साहित्य ने बहुत ऊंची उड़ान भरी हुई थी। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। पहले इसके साहित्य से हमें कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो इस टाइम पे जो जितने भी विदेशी आए थे, जैसे फाहान हो गया, ठीक है, फाहान वगैरह आ गए, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स जैसे लिखी हुई थी, उनसे हमें पता चलता है। जैसे कालिदास की रचनाएं होंगी, कालिदास की रचनाओं से भी हमें साहित्य के बारे में पता चलता है, इनके बारे में पता चलता है। उसके बाद जो होगी पंचतंत्र से भी मुख्य स्रोत है, इससे भी पता चलता है। और एक जो हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में, वो है एरन अभिलेख। ये बिल्कुल आपने याद रखना है, एरन अभिलेख से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। किस वंश की, गुप्त वंश की हमें जानकारी मिलती है एरन अभिलेख के द्वारा। ठीक है, साथ में ही एक विशाखदत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम से भी, जो विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम से भी हमें जो है, ये जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, इससे भी हमें पता चलता है कि इनके बारे में, गुप्त जितने भी शासक हैं उनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में ये सब पता चलता है। साथ में हमें मुद्रा राक्षस हो गया, मुद्रा राक्षस से, हर्षचरित से, ठीक है, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, कामसूत्र, ये सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें अलग अलग टाइम पे जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। ठीक है, साथ में बौद्ध धर्म की कुछ बुक्स थी, उनसे हमें पता चला ये सब के बारे में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पता चलता है वो एरन अभिलेख से भी काफ़ी पता चलता है इन सब के बारे में। बाकी कालिदास जो थे उस टाइम पे थे मौजूद, तो उन्होंने भी बहुत सारी जो उनकी कृतियाँ हैं उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है। बाकी हम डिस्कस जो करेंगे आगे कभी में इनका पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब मेन बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की।
अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि चंद्रगुप्त नाम है इसका, तो ये वो वाला चंद्रगुप्त नहीं है। जो चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा था वो मौर्य वंश का था। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का है, ठीक है। जिसमें प्रथम लगा होगा वो गुप्त वंश का होगा, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य लगा था यानी कि मौर्य साम्राज्य का शासक जो बना था, ठीक है। ये वो है घनानंद वाला, ये चंद्रगुप्त नहीं है जिसने उसको मारा था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका शासन काल माना जाता है 319 से लेके 335 के बीच माना जाता है। कभी कभी 320 से लेके 335 भी माना जाता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। जो आपको वहाँ पे डेट आई होगी, यहाँ पे दी होगी, वहाँ पे 319 320 जो भी दी होगी उसको टिक करना है आपने, एक दी होगी इन दोनों में से। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसका, ठीक है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे रियल जो फादर माना जाता है इसका, वो इन्हीं को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। तो मेहरौली स्तंभ जो लेख है उससे भी बहुत जानकारी मिली है इनके बारे में। मेहरौली एक नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि ये सब एकदम से याद आपको शायद ना हो, तो नोट किया हो तो आप इसको पढ़ के दोबारा से कर सकते हो। मेहरौली स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख, उससे जो है इसके बारे में बहुत सारा जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये लोहे का स्तंभ लेख है। किस चीज़ का बना हुआ है ये? लोहे का स्तंभ लेख, ये लोहे का स्तंभ लेख है, ये लोहे का स्तंभ लेख है। और गुप्त वंश के आरंभिक राज्य जो थे, जो स्टार्टिंग जो उनके राज्य थे वो थे उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। जो उनके आरंभिक राज्य जो थे वो थे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य थे, जो उनके गुप्त वंश के आरंभिक राज्य थे, ठीक है। और आरंभिक अभिलेख यहीं से मिले हैं। जितने भी आरंभिक अभिलेख जो मिले थे वो यहीं से मिले थे इनको, ठीक है। ये अभिलेख जो मिले थे वो यहीं से मिले थे सबसे पहले, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसलिए ये राज्य जो थे आरंभिक थे, इसलिए सबसे पहले जो है इन्हीं में से जो हमें अभिलेख मिले हुए थे। और इनको जो है वो एक तो आपने उपाधियाँ बिल्कुल लिख लेनी है, बिल्कुल याद कर लेनी है कि कौन से राजा को कौन सी उपाधि मिली है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, कौन सी उपाधि जो है कौन से राजा को मिली हुई है। तो उपाधियाँ आपने बिल्कुल याद रखनी है। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है इनको उपाधि जो मिली थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम है इनको उपाधि दी गई थी महाराज अधिराज की उपाधि, महाराज अधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। ये उपाधि आपने याद रखनी है। महाराज अधिराज की उपाधि किसको दी गई थी? ये श्रीगुप्त को भी दी गई थी, श्रीगुप्त को भी दी गई थी, लेकिन ज़्यादातर नाम जो है चंद्रगुप्त प्रथम का आता है, इसलिए आपने ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के, सोने के सिक्के चलाने का जो है मैं दिया गया है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो चलाए गए थे, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, एचपी टैट में आ चुका है ये क्वेश्चन, कि जब आपसे पूछे कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने स्टार्ट किए थे, तो वो किए थे इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने जो है सोने के सिक्के सबसे पहले स्टार्ट किए थे भारत में। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सिक्के कौन से काल में जो है सबसे ज़्यादा सिक्कों का प्रयोग किया गया था, सोने के सिक्कों का, ठीक है। रिमेंबर दैट, सोने के सिक्कों का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन से काल में हुआ था, तो वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों का प्रयोग हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के कौन से काल में चलाए गए थे, तो ये कुषाण वंश में चलाए गए थे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि सोने के सिक्के सबसे पहले कौन से वंश में चलाए गए थे, तो इंडो ग्रीक का आपने याद रखना है, ठीक है। इंडो ग्रीक, यमन, ठीक है। और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, चलाए जाने का श्रेय है। और शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा कुषाण वंश में चलाए गए थे। तो ये बिल्कुल आपने माइंड में रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम की, तो उनको उपाधि मिली थी महाराज अधिराज की उपाधि उनको मिली थी। और उन्होंने भी जो है बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए थे। इन्होंने कुमार देवी से शादी की थी, इनकी शादी का भी याद रख लेना, इनका पूछ लिया जाता है। कुमार देवी से इनकी शादी हुई थी, कुमार देवी से। बस इतना इसका याद रखना है आपने। चंद्रगुप्त प्रथम का क्या क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि मेहरौली स्तंभ लेख से जो बहुत जानकारी मिलती है। दूसरा कि ये इनको महाराज अधिराज की उपाधि मिली थी। और एक और पॉइंट याद रखना है कि गुप्त संवत का निर्माण किया गया था। इसने जो है गुप्त संवत का निर्माण किया था, गुप्त संवत का निर्माण किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कुषाण वंश में क्या किया गया था। कुषाण वंश में क्या किया गया था, शक संवत, ठीक है, शक संवत का निर्माण किया गया था। और गुप्त काल में जो है गुप्त संवत का निर्माण किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और कुछ कनिष्क ने जो है वो शक संवत का प्रारंभ किया था, निर्माण किया था। तो इतनी चंद्रगुप्त प्रथम का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त की। तो ये पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है, ये पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है, शक्तिशाली राजा माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा, किस लिए माना जाता है, कि माना जाता है कि इन्होंने जो है 100 युद्ध लड़े थे। और उसमें से इन्होंने क्या किया था, 100 युद्ध लड़े थे। 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्र से याद रख लेना कि समुद्र तो अत्यंत विशाल होता है, उससे तो कोई नहीं, मतलब कि आज तक वो कभी सूखता नहीं है समुद्र, ऐसे याद रख लेना कि समुद्र क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो समुद्रगुप्त क्या हुआ, शक्तिशाली राजा। और 100 युद्धों का राजा भी इन्हें कहा जाता है, 100 युद्धों को विजेता कहा जाता है इनको, ठीक है। क्योंकि इन कहा जाता है कि इन्होंने 100 युद्ध लड़े थे और उसमें से किसी भी युद्ध में इन्होंने बिल्कुल हारे नहीं थे, बिल्कुल नहीं हारे थे। इसलिए ये माना जाता है कि 100 युद्धों का विजेता जो है, इनको ये नाम दिया गया था। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये तीन अपने याद रखना, एक तो शक्तिशाली राजा है, ठीक है। 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा था इन्हें, भारत का नेपोलियन ये कहा था बिसेंट स्मिथ ने, बिसेंट स्मिथ ने, ठीक है। बिसेंट स्मिथ ने ये कहा था इन्हें भारत का नेपोलियन। तो ये बिल्कुल अपने याद रखना है, एक तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ठीक है। इसने जो है दक्षिण के 12 राज्य जीते थे, दक्षिण की तरफ जो है इन्होंने कितने राज्य जीते थे, दक्षिण की तरफ 12 राज्य जीते थे, 12 राज्य जीते थे इन्होंने, ठीक है। 12 राज्य दक्षिण की तरफ इन्होंने 12 राज्य जीते थे, जिसके कारण इन्हें जो है दक्षिणापथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, दक्षिणापथ, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और किसी राजा को दक्षिणापथ नहीं कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है दक्षिणापथ। इन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण में 12 राज्यों को जीता था, इसलिए इन्हें दक्षिणापथ भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का ये। और साथ में एक इनका बिल्कुल आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन 2021 में एचपी टैट में आ चुका है कि बीना कौन बजाते थे, कौन सा राजा था जो बीना बजाते थे। तो कौन सा राजा है जो बीना बजाते थे, वो राजा था समुद्रगुप्त। ये क्या करते थे, बीना बजाते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है बीना भी बजाते थे। और इनको बीना वादक भी कहा गया था, बीना वादक। वैसे बीना वादक तो कई राजाओं को कहा गया था, लेकिन आपने याद रखना है कि ये बीना बजाते थे, ठीक है। और इनको बीना वादक भी कहा जाता था समुद्रगुप्त को। और इन्होंने जो है ये पहले राजा थे जिन्होंने अपनी खुद की फ़ोटो जो है सोने के सिक्कों पर खुदवाई थी। ये पहले राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्कों पर
अपनी खुद की फ़ोटो खुदवाई थी, अपनी खुद की फ़ोटो उसने खुदवाई हुई थी सिक्कों पे, ठीक है। सिक्कों पे जो है अपनी खुद की फ़ोटो इन्होंने खुदवाई हुई थी। तो इनको एक वीणा वादक भी कहा जाता है, वीणा बजाते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और सोने के सिक्कों पर जो खुद की फ़ोटो जिसने खुदवाई थी वो भी समुद्रगुप्त थे, ठीक है। इन्होंने पूरी मतलब युद्ध की पोशाक वगैरह पहन के इस तरह से तलवार वगैरह दिखा के कुछ इस तरह के बोलते हैं कि सोने के सिक्के मिले थे, तो जिसमें इनकी खुद की फ़ोटो थी। तो ये हो गया। और साथ में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि सोने के सिक्के गुप्त वंश में ही थे और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चलाए गए थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का राज्य चिन्ह क्या था वो भी याद रखिए। समुद्रगुप्त का राज्य चिन्ह समुद्रगुप्त का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़, ठीक है। इनका जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़ था। तो समुद्रगुप्त के बारे में यही बात थी, रिपीट करते हैं एक बार। समुद्रगुप्त क्या थे? एक तो समुद्र बहुत विशाल होता है, तो बेसिक सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इनको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। वीणा भी बजाते थे, वीणा वादक भी कहा गया इनको। और साथ में दक्षिण में इन्होंने 12 राज्य जीते, जिस कारण इनको दक्षिणापथ भी कहा गया, दक्षिणापथ। और साथ में इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? ठीक है, नेपोलियन कहा जाता है इसी वजह से कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे, ठीक है। नेपोलियन वगैरह मानते हैं कि ऐसी हार नहीं मानते, विजेता होते हैं, कुछ शक्तिशाली होते हैं, लाइक दैट। तो ये इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा गया था बिकॉज ऑफ 100 युद्धों का विजेता इनको कहा गया था, क्योंकि इन्होंने 100 युद्ध लड़े थे और उसमें उनकी बिल्कुल भी हार नहीं हुई थी किसी भी युद्ध में। तो ये हो गया। इनके बाद जो है रामगुप्त जी जो थे वो सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। इसके बाद जो बैठे थे ना वो रामगुप्त बैठे थे, रामगुप्त बैठे थे। इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा जिनके बारे में बताया जाता है। एक और देखिए, एक चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, वो आपने याद रखना है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त का आपने बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन समुद्रगुप्त में से आ जाते हैं। उसके बाद आती है बारी समुद्रगुप्त के ही पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है विक्रमादित्य, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये उपाधि मिली है इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। कई बार सोच में पड़ जाता है ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, तो विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। और इनको एक और चीज़ कहा जाता है उज्जैन पूर्वाधीश्वर। इनको जो है बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी। उज्जैन पूर्वाधीश्वर, हाँ, उज्जैन पूर्वाधीश्वर भी कहा जाता था। राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ी। तो उज्जैन पूर्वाधीश्वर भी इनको कहा गया था। और इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जिस कारण इनको क्या कहा गया था? पाटलिपुत्र पुराधीश्वर, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पुराधीश्वर, हाँ, उज्जैन एक मिनट, ही उज्जैन पुराधीश्वर, हाँ, उज्जैन पुराधीश्वर कहा गया था इनको। और पाटलिपुत्र पुराधीश्वर की उपाधि मिली थी। और साथ में विक्रमादित्य, जो बड़ी ज़्यादा फेमस जो इनकी मानी जाती है उपाधि, वो विक्रमादित्य, जो इनके नाम के साथ लिखी जाती है, इनका नाम भी लिया जाता है ऐसे विक्रमादित्य। हो सकता है उज्जैन पुराधीश्वर भी पूछा जा सके कि ये किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनकी उपाधियाँ थी। इनके जो काल में जो है फाहान आया था, इनके काल में कौन आया था? विदेशी फाहान, जो कि 6 वर्ष तक रहा था भारत में, ठीक है। फाहान आए थे जो 6 वर्ष तक भारत में रहे थे। इन्होंने देवगुप्त, इनको और उपाधियाँ मिली थी जो मैं आपको नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन फेमस आपने ये याद रखना है विक्रमादित्य की। साथ में और उपाधियाँ भी इनको मिली थी।
देखो समुद्रगुप्त को तो नेपोलियन कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ये सब आप याद रखिएगा। लेकिन विक्रमादित्य की उपाधियाँ आप याद रखिएगा। इससे याद रख लीजिए ऐसे कि विक्रमादित्य क्या है, उपाधि है एक चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसको जो है बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी। कौन कौन सी? एक देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ठीक है, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, परमा भागवत, ठीक है, परमा भागवत। उसके बाद अजीत विक्रम, ठीक है, अजीत विक्रम हो गया। ये सारी उपाधियाँ इनको मिली थी और इनका शासनकाल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल माना गया है। किसका? विक्रमादित्य का शासनकाल जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल माना गया था, ठीक है। और महाकवि जो कालिदास हैं, इन्हीं की दरबार की शोभा थे। कौन? कालिदास जी, इन्हीं की दरबार की शोभा थी, ठीक है। और स्वर्ण युग जो कहा जाता है ना, इसको गोल्डन एरा जो कहा जाता है, वो किस वजह से? एक वजह ये भी है कि इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा श्रेय जो है विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है स्वर्ण युग कहने के पीछे, क्योंकि इनकी जो शासन व्यवस्था है ना, इनकी शासन व्यवस्था इनकी जो शासन व्यवस्था है वो कहते हैं बहुत ही उच्च कोटि की थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, जिसकी वजह से जो है इनको इस पूरे काल को जो है गुप्त काल को गोल्डन एरा यानी स्वर्ण काल कहा गया था, ठीक है। और इन्होंने जो है चांदी, सोना, तांबे के सिक्के चलाए थे। पीछे जो बताया आपको चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त का सोने के सिक्कों में, लेकिन ये जो हैं इन्होंने 3 तरह के सिक्के जो हैं प्रचलित किए, चलाए थे। एक तो चांदी, सोने और तांबे के, इन्होंने 3 टाइप के सिक्के चलाए थे, जिसमें जो है सोने के सिक्कों को, इनके काल में जो सोने के सिक्के होते हैं उनको कहा जाता था दिनार, सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक, ठीक है। चांदी वगैरह चांद की तरह जो चमकते हैं ऐसे, तो रूप अलग लगता है ना, वैसे आप याद रख लीजिए कि चांदी को क्या नाम दिया गया? रूपक, और सोने को दिनार यानी हमेशा बोलते हैं ना कोई देना सोना देना, ऐसे ही कुछ होता है। तो मतलब ये याद करने की ट्रिक है, अगर आप किसी और तरीके से याद करना चाहिए वो भी कर सकते हो। तो ये था। इसके बाद जो है इनके बाद जो आए थे राजा वो थे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। अब कुमारगुप्त ये था इनके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इनके काल में कालिदास जो है बहुत अच्छे कवि माने गए थे और फरहान भी आए थे इनके काल में, जो 6 वर्ष तक रहे थे यहाँ पे। इनको और भी उपाधियाँ दी गई थी, लाइक दैट देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, अजीत विक्रम, परमा भागवत आदि उपाधियाँ दी गई थी। और इनका काल जो है बहुत ज़्यादा फेमस शासनकाल माना गया था। और क्योंकि इनके काल को स्वर्ण युग कहा गया था। शासन व्यवस्था के कारण इन्होंने 3 तरह के जो है सिक्के चलाए थे, चांदी, सोने, तांबे के। चांदी को रूपक कहा गया और सोने को दिनार कहा गया, ठीक। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, अगर आप अच्छे से 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त बैठे थे इसके बाद गद्दी पे जो थे बैठे थे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम जिन्हें कहा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम, ये गुप्त काल के थे। देखो गुप्त से ही पता चल जाता है कि ये गुप्त काल के ही हैं, ठीक। तो कुमारगुप्त प्रथम आए थे, जिनको उपाधि दी गई थी महेंद्रादित्य की। महेंद्रादित्य पूछ लिया जाए आपसे तो वो कौन था? कुमारगुप्त था, जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। जिसने सबसे अच्छा जो है सबसे ज़्यादा अभिलेख खुदवाए थे। इनका नाम किस लिए लिया जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा, ठीक है, इनका नाम किस लिए लिया जाता है? इनका नाम लिया जाता है सबसे ज़्यादा
अभिलेख खुदवाने में, सबसे ज़्यादा अभिलेख खुदवाने में किनका नाम लिया जाता है? कुमारगुप्त का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इनका आपने ये जरूर याद रखना है। एक तो महेंद्रगुप्त और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अभिलेख खुदवाए थे, इस कारण जो है इनको ये कहा गया था। इसके बाद जो अंतिम योग्य शासक तो एक अंतिम अलग है, लेकिन ये एक योग्य शासक जो माना जाता है वो स्कंदगुप्त था। जो अंतिम पूछ लिया जाए अंतिम योग्य शासक कौन था गुप्त काल का योग्य शासक, तो वो स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त को जो है अंतिम योग्य शासक माना गया था, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जूनागढ़ के अभिलेख से। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये हो गए स्कंदगुप्त। उसके बाद जो है, इसके बाद जो अंतिम शासक माने जाते हैं, अंतिम शासक वो है विष्णुगुप्त। अब ये विष्णुगुप्त चाणक्य को मत समझ लेना। ठीक है, ये विष्णुगुप्त गुप्त काल का जो है शासक था, एंड वाला अंतिम शासक था। बस ये याद रखिएगा आपने कि विष्णुगुप्त इसका अंतिम शासक था। तो इतना ये हो गया, हमने पूरे शासकों में कौन कौन से फेमस शासक जिसके बारे में आपको ज़्यादा याद रखना है। एक तो विक्रमादित्य हो गया, समुद्रगुप्त हो गया और चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है। कुमारगुप्त का भी ये याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेख खुदवाए थे इन्होंने। ठीक, तो ये 3-4 शासक थे जिनके बारे में ज़्यादा आपने याद रखना है। और तो इसके बाद एक और है कि गुप्त काल का महान चिकित्सक जो है वो किसे कहा जाता है? महान चिकित्सक। गुप्त काल का महान चिकित्सक पूछ लिया जाए कि गुप्त काल का महान चिकित्सक कौन है, तो वो है धनवंतरी। धनवंतरी को जो है महान चिकित्सक कहा गया था। इतनी हो गई ये बात। अब हम बात करते हैं आगे गुप्तकालीन कवियों के बारे में बात करते हैं। गुप्तकालीन के जो कवि थे वो पहला है कालिदास, जिनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी है मालविकाग्नि मित्र। थर्ड वाली है इनकी रचना विक्रमोर्वशीय। देखिए ये जो इनकी रचनाएं हैं, इससे तो आपको पता चल रहा होगा ना कि विक्रमादित्य के शासनकाल में था, इसलिए उनके देखिए विक्रमोर्वशीय यानी विक्रम और वंशीय माने उस वंश के बारे में ये होगी। इस वंश जो है इसमें दिया होगा विक्रमादित्य के जो वंश है उनके बारे में बताया होगा। ठीक है, उसके बाद एक और इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है कुमार संभव। इसके बाद मेघदूत, साथ में रघुवंश। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ये आपने याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम पूछी जाती हैं, मालविकाग्नि मित्र पूछी जाती हैं, साथ में ही एक और है इनकी ऋतुसंहार। तो ये कालिदास जी की रचनाएं हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र। ठीक है, मालविकाग्नि मित्र। और उसके बाद विक्रमोर्वशीय तो आपको पता चल जाएगा, कुमार संभव और मेघदूत, रघुवंश और ऋतुसंहार। ये कालिदास जी की रचनाएं हैं जो कि संस्कृत में ज़्यादातर इन्होंने लिखी हुई हैं। रचनाएं जो थी वो संस्कृत में। ठीक है, कालिदास की रचनाएं किस में थी, कौन सी लैंग्वेज में थी? संस्कृत में लिखी गई हैं। ठीक है,
संस्कृत का कब से स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा संस्कृत का कब से स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताए थे, एक विदेशी जनजातियाँ बताई थी, एक देशी जनजातियाँ बताई थी, है ना। विदेशी जनजातियाँ, देशी जनजातियाँ बताई थी। तो देशी जनजातियों से स्टार्ट हो गया था ब्राह्मणों का। तो उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। तो इसमें भी जो है, इस काल में भी है, संस्कृत भाषा को जो है राजभाषा भी माना गया है इसमें, संस्कृत भाषा को। ठीक है, तो ये कालिदास जी की थी। आगे हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त इस काल के जो कवि हैं उनके बारे में बात हो रही है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये मैंने आपको पीछे बताया था। ये भी एक सोर्सेस था जिसके कारण जो गुप्त काल के बारे में पता चलता है। एक लाइक इनकी मुद्रा राक्षस, ये याद रखनी है आपने। इनकी दो विशाख दत्त की रचनाएं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। इसके बाद आती है भारवी की। भारवी जी की एक रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है। ठीक है, किरातार्जुनीयम। उसके बाद शूद्रक की मृच्छकटिकम। और उसके बाद आती है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, पंचतंत्र। और अमर सिंह की अमरकोट। अमर सिंह जो है इनकी अमरकोट। ठीक है, तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, भारवी की किरातार्जुनीयम और शूद्र की मृच्छकटिकम, विष्णुगुप्त की पंचतंत्र और अमर सिंह की अमरकोट। तो ये कवि थे, वो गुप्तकालीन कवि थे जिनकी ये रचनाएं हैं। एक और कवि थे इस टाइम पे, डंडिन। एक ये कवि थे, इन्होंने की थी दश कुमार चरित। इनकी रचना थी दश कुमार चरित। ठीक है, सारी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत याद रहे ये। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रकलाएं। इनकी स्थापत्य कलाएं जो थी, चित्रकलाएं हो गई। तो इनमें फेमस दो मानी जाती हैं। एक तो अजंता की गुहाएं, जो गुफाएं भी कहा जाता है जिनको, अजंता लाइक एज अजंता एलोरा। ठीक है, गुफाएं महाराष्ट्र में जो चित्रकला। और दूसरी जो है ज़्यादातर जो पूछा जाता है, बाघ की गुफाएं जो कि ग्वालियर में है। ग्वालियर में जो पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये है चित्रकलाएं जो इनकी दो। तो हम बात करते हैं पहले अजंता की गुफाएं, जिन्हें गुफाएं कहा जाता है, अजंता। तो अजंता की गुहाएं यानी गुफाएं जो हैं किस लिए फेमस हैं। एक तो इनकी खोज की थी, अजंता की गुहाएं की खोज की थी 1819 ईस्वी में की थी, और ये की थी जेम्स अलेक्जेंडर ने जो है इसकी खोज की थी, अजंता की जितनी गुफाएं थी। ठीक है, और ये चित्र जो है धर्म से संबंधित थे। जो अजंता की गुफाओं में जो चित्र थे वो किससे रिलेटेड थे, धार्मिक से रिलेटेड थे, धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, और जिसमें जो है बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र मिले थे। किससे रिलेटेड चित्र मिले थे, बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चित्र जो थे मिले थे। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चित्र मिले थे, और 1500 साल बाद भी ये क्या है, चित्र चमकदार चित्र हैं। ठीक है,
तो ये रंग जो इनके रंग हैं वो किस फील किए थे, जो चित्रों में रंग भरे हुए थे वो किससे थे, पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। किससे, पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। ठीक है, उस टाइम पे कलर्स वगैरह नहीं थे, तो ये पौधे और खनिजों से इन्होंने कलर बनाए थे, जो कि इन चित्रों में चित्रकारी जो की थी उनमें फिलअप किए थे। ठीक है, और इन गुफाओं में जो है 29 गुफाओं की खोज की गई थी। 29 गुफाएं जो थी उनमें खोज की गई थी, और जो अभी वर्तमान में कितनी हैं, 7। वर्तमान में जो है 7 जो है विद्यमान है। तो ये अजंता की गुफाओं के बारे में, एक तो ये धर्म से रिलेटेड है, और ज़्यादातर किस धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। और ये चित्र जो बनाए गए थे उस टाइम पे, ये अभी भी चमकदार हैं, और पौधे और खनिजों के जो हैं कलर भरे गए थे, उनके द्वारा जो ये बनाए गए थे, कलर भरे गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं अब बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं ग्वालियर में, एमपी में है, और इसकी खोज की थी 1818 ईस्वी में, और ये खोज की थी डेजरफील्ड ने। डेजरफील्ड, देखो बाघ की गुफाएं ऐसे याद रखने के लिए रख लीजिए, बाघ कितना खतरनाक होता है ना, तो डेंजर बंदा होगा कोई वहीं जाके तो उसकी खोज करेगा ना। तो बाघ की गुफाओं की खोज किसने की, डेजरफील्ड ने। ठीक है, डेंजर बंदा मतलब कोई, तो उसने इसकी खोज की। तो इसमें अब इसमें क्या है, इसके चित्र जो है मनुष्य के रिलेटेड कोई जीवन है उनसे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये मनुष्य के लौकिक जीवन से रिलेटेड है। मनुष्य के लौकिक जीवन, ठीक है, मनुष्य के जीवन से रिलेटेड इसमें संबंधित जो चित्र बनाए गए थे, और इनमें प्रसिद्ध चित्र क्या है, नृत्य और गायन के चित्र। एक तो नृत्य के और गायन के चित्र इसमें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बाघ की गुफाओं में किस चीज़ के चित्र हैं, एक तो मनुष्य के चित्र हैं, मनुष्य के लौकिक जीवन जो उनका होता है उनके बारे में चित्र हैं, और नृत्य और गायन के चित्र हैं। ठीक है, और जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये थे चित्रकलाएं। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान की। गुप्तकालीन विज्ञान, तो गुप्तकालीन विज्ञान में ये याद रखिएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट हो गया, और नागार्जुन हो गया। नागार्जुन को रसायन शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन है जिनको रसायन शास्त्री कहा जाता है। और साथ में आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध किस लिए माने जाते हैं, ये गणितज्ञ के लिए माने जाते हैं। प्रसिद्ध किस लिए माने जाते हैं, गणितज्ञ के लिए माने जाते हैं, गणित के लिए माने जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। और इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना जो पाटलिपुत्र, पटना में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो फेमस बुक है वो आर्यभट्टीय है, आर्यभट्टीय। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, आर्यभट्ट की जो फेमस बुक है वो है आर्यभट्टीय। और इन्होंने जो खोज की थी, एक तो जीरो की खोज की थी, शून्य की। शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने। आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। साथ में अभी ये गणित से रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया, दशमलव का भी आविष्कार किया इन्होंने। एक पाई का जो फॉर्मूला नहीं होता है, पाई, इसका भी किसने किया आविष्कार, इसका आविष्कार भी किसने किया, आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ये याद रखना आर्यभट्ट का, एक तो गणित से रिलेटेड थे, शून्य का आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया, और पाई का आविष्कार किया इन्होंने। और नागार्जुन जो है रसायन शास्त्री हैं, आइंस्टाइन भी कहा जाता है जिनको, भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है भारत का। और इसके बाद हम बात करते हैं जो फेमस गुप्त काल के मंदिर है, मंदिर जो फेमस है गुप्त काल के, वो बात करते हैं।
इससे पहले, इस काल से पहले जो है मंदिरों के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, तो ज़्यादातर श्रेय जो है गुप्त काल को ही मिलता है कि मंदिरों का भी उत्थान जो कौन से काल से माना जाता है, गुप्त काल से ही माना जाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण मंदिर थे और स्थान, एक तो इनका विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर है जो कि तिगवा में है। तिगवा यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा है शिव मंदिर, शिव मंदिर जो कि है भुमरा में है, भुमरा में है। नागोद, ये भी एमपी में है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर जो है नचना कुठार एमपी में है, नचना कुठार, ये भी एमपी में। उसके बाद जो आते हैं वो आता है दशावतार, दशावतार, दशावतार जो है देवगढ़ में है, देवगढ़, देवगढ़ में झांसी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। और जो देवगढ़ का दशावतार, एक मिनट, दशावतार, ये दशावतार यानी दशानन अवतार, ये कुछ ऐसा मंदिर है। तो ये प्राचीन भारत का प्रथम मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? प्राचीन भारत का प्रथम मंदिर है, जिसमें जो है पहली बार जो है शिखर का प्रयोग किया गया था, शिखर बनाए गए थे। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये थे टेम्पल वगैरह इसके गुप्त काल के। इसके बाद अब बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य की बात करते हैं कि गुप्त काल का संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य का मतलब मानी जाती थी उसको राज्य भाषा मान लीजिए आप, संस्कृत को माना जाता था। और इसे श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा गया है। और संस्कृत भाषा जो है गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी। ठीक है, संस्कृत साहित्य कहते हैं मतलब संस्कृत, संस्कृत में साहित्य थे ज़्यादातर। और संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा भी कहा गया था, राजकीय भाषा माना गया था। ठीक है, संस्कृत भाषा को। और गुप्त काल को ये संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। संस्कृत साहित्य जो है उसका स्वर्ण युग माना जाता है। किसको? गुप्त काल को। साथ में ही इसे कवियों का काल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इसमें श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं साहित्य की, जिन्होंने रचना की है, बहुत अलग अलग, ये याद रखना। और साथ में इसमें जो 3 टाइप की मूर्तियां जो है, 3 प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, पत्थर, धातु और मिट्टी। पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से देवगढ़ के मंदिर से अनेक सुंदर मूर्तियां मिली हैं। देवगढ़ का मंदिर अभी बताया था, दशावतार मंदिर जो है उसमें। और जहाँ तक इनकी सामाजिक स्थिति की बात है, सामाजिक स्थिति की बात है, तो ये आपको पता ही है 4 जातियों में बट चुका था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको अलग अलग तरह के काम दिए गए थे और शूद्रों से ज़्यादातर दूर रहते थे, कुछ इस तरह का था। और धार्मिक स्थिति इनकी ये थी कि गुप्त साम्राज्य को ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के मतलब पुनरुत्थान का समय माना जाता है उस टाइम पे। और मूर्ति पूजा ज़्यादातर हिंदू धर्म का वो बन गया था, लक्ष्य बन गया था। इनका एक याद रखना है आपने, वैष्णव व शैव संप्रदाय प्रचलित थे। वैष्णव और शैव, वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रचलित थे। अगर आपको पूछे कि ये किस धर्म को ज़्यादा मानते थे, तो आपने वैष्णवी। ठीक है, वैष्णवी जो है इनका राजकीय धर्म था। तो ये याद रखना है आपने। ये हो गया, तो ये था गुप्त काल के बारे में।
ये था गुप्त काल के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में बताया। और अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।